मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास तीन टाइप्स की होती है, रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो इन तीन थ्योरम्स में से फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी रॉल्स थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, सब चीज हम डिस्कस करेंगे और फिर इनकी क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो रॉल्स थ्योरम फर्स्ट आती है। रॉल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रॉल्स थ्योरम दिया, के नाम पे थ्योरम फेमस है। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास f कोई फंक्शन है, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। जब वो ए बी पे डिफाइंड है तो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। नंबर वन, f इज कंटिन्यूअस, जो फंक्शन है हमारे पास वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल a टू b। सेकेंड पार्ट, f इज डेरिवेबल, डेरिवेबल की बात करें तो वो हमेशा ओपन इंटरवल में होता है डेरिवेबल, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a टू b। थर्ड कंडीशन में यहाँ लिख लेती हूँ, f ऑफ b शुड बी इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, f ऑफ b f ऑफ a के मतलब कोई भी जो आउटर लिमिट है, आउटर इंटरवल का पॉइंट है और जो इनर वाला पॉइंट है, दोनों को पुट करने के बाद फंक्शन में इक्वल वैल्यू मिले, then if all these three conditions are satisfied, then there exists at least one real number c such that f dash c must be equal to 0, और जो c बिलोंग करता है वो हमारा बिलोंग करता है a से भी ओपन इंटरवल में। इसकी स्टेटमेंट को दोबारा समझिए। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि फंक्शन है वो डिफाइंड है कोई भी क्लोज्ड इंटरवल में a टू b, ये नंबर लाइन है ना, इस पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए, कंटीन्यूअस भी होना चाहिए, डेरिवेबल भी होना चाहिए, डेरिवेबल ओपन इंटरवल में, कंटीन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल में। तो हमें कैसे c पॉइंट मिलेगा a टू b के बीच में सच दैट इसका डेरिवेटिव जो है वो 0। इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। तो यू विल राइट, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a टू b में, जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो बाउंडेड होता है। सिंस f इज कंटिन्यूअस सो इट इज बाउंडेड, तो बाउंडेड होगा किसी इंटरवल में हमारे पास a टू b में ही बाउंडेड होएगा। इट विल बी बाउंडेड ऑन इंटरवल a टू b and attains its bound, वो अपने बाउंड को अटेन करेगा, and attains its bounds, वो अपने बाउंड्स को अटेन करेगा। लेट कर लेते हैं उसका लोअर बाउंड हमारे पास स्मॉल m है और अपर बाउंड मेरे पास है कैपिटल M। अपर बाउंड क्या है, कैपिटल M, और स्मॉल m मेरे पास लोअर बाउंड। यहां पे लिख सकते हो आप ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये हमने माना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड स्मॉल m है और लीस्ट अपर बाउंड m है, जिसको हम कहते हैं सुपरनम और इसको बोलते हैं हम इन्फरनम। तो हमने लेट किया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होता तो वो बाउंडेड भी होता है, बाउंडेड होने के बाद वो अटेन करेगा अपने बाउंड स्मॉल m और कैपिटल M। अब जो स्मॉल m और कैपिटल M है ना, उससे दो केस राइज होते हैं। केस नंबर वन, स्मॉल m कैपिटल M के इक्वल हो जाए। अगर मेरे पास स्मॉल m के आ जाए कैपिटल M के, तो जब m और m इक्वल है मतलब लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट स्मॉल, ऐसे लिखते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड। जब ये दोनों चीजें इक्वल है तो फंक्शन क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, देन द फंक्शन विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन। कैसे देखिए, आउटर लिमिट भी इसकी आ रही है, ऊपर वाला बाउंड भी 2 है, नीचे
नीचे वाला बाउंड भी 2 है, मतलब फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 2 है, मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास। देन f विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सो f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x 0 है तो मतलब कोई अगर मैं इंटरवल ही a टू a आ चुका है, उसमें कोई पॉइंट भी ले लूं तो वो भी 0 है, मतलब f डैश c भी क्या होगा, 0। तो हमें मिल चुका है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट c सो दैट इज इक्वल टू 0। फिर मेरे पास आता है केस नंबर 2, जब कैपिटल M और स्मॉल m इक्वल नहीं है, जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड इक्वल नहीं है, तब की बात करते हैं। जब ये दोनों इक्वल नहीं है, हमें पता है f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल है। अब m जो है वो मेरे पास है लीस्ट अपर बाउंड, अब जो m है वो fa के इक्वल है। कभी आप सोचो कि इसकी इंटरवल a टू b है तो ये वाला m होगा, ये वाला मतलब जो b है वो कैपिटल M होगा और a होगा स्मॉल m, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे fa इज इक्वल टू fb, सो m इज डिफरेंट फ्रॉम, m जो डिफरेंट है मेरे पास fa एंड fb से। जो मेरे पास m है ना वो डिफरेंट है fa और fb से, ना ही m fa के इक्वल है, ना ही m मेरे पास fa के इक्वल है, ना ही स्मॉल m fa के इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। मैं मान लेती हूँ कोई fc एग्जिस्ट कर रहा है जो मेरे पास m के इक्वल है, मान लिया मैंने कोई c एग्जिस्ट कर रहा है जो कि मेरे पास m के इक्वल है। अब अगर आपको पता है कि f ऑफ c मेरे पास क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड है, तो कोई भी फंक्शन ले लूं, f ऑफ x ले लूं, वो छोटा होगा f ऑफ c से। कोई भी फंक्शन अगर मैं लूं f ऑफ x, वो छोटा होगा f से, क्यों, बिकॉज यू विल राइट हियर सिंस fc इज द सुपर नम, सो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, होल्ड होगी। अब इसका प्रूफ आगे देखते हैं। नाउ जब हमने प्रूव किया कि f ऑफ x जो है वो f से छोटा है, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ x प्लस c इज लेस देन fc। अगर मैं x में कुछ चीज ऐड कर दूं जिसको मैंने नाम दिया c नहीं h देते हैं, h नाम दिया, तो भी वो f से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि fc जो है वो अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है, तो कुछ भी ऐड करो तो अपर बाउंड छोटा आएगा। सिमिलरली f ऑफ x माइनस h भी छोटा है, वो सब्ट्रैक्ट करो तो भी वो fc से छोटा आएगा। तो ये आ जाता है f ऑफ x प्लस h, x की बजाय यहाँ पर हम ले रहे हैं c ले रहे हैं f ऑफ c प्लस h और c माइनस h, तो आ जाएगा c प्लस h माइनस fc लेस देन इक्वल टू 0। आ जाएगा f ऑफ c माइनस h माइनस fc लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम डिवाइड कर देते हैं h से, इसको हम डिवाइड कर देते हैं h से, इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ माइनस h से, तो ये ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। तो माइनस डिवाइड करते तो चीज इक्वल टू का साइन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। अब ये जो चीज है राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर मैं यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 लिख दूं तो बन जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट c f ऑफ c, ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ c। ये चीज ग्रेटर देन 0 है, ये वाली चीज 0 से छोटी है, ये लेस देन 0 दैट इज ग्रेटर देन 0, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव छोटा आ रहा है 0 से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर आ रहा है। तो इन दोनों से दोनों कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा कि राइट हैंड डेरिवेटिव राइट ऑफ fc should be equal to left of f dash c। दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब कभी होगा इक्वल जब f dash c क्या होगा, 0 होगा। तो हमें therefore we get at least one value of c at which f dash x is 0, therefore Rolle's theorem is satisfied। तो ये हमारा प्रूफ था रोल्स थ्योरम का, बहुत ही आसान था, सिंपल सा। Now we have geometrical interpretation of Rolle's theorem, that another form of Rolle's theorem। geometrical interpretation में हम ग्राफिकली देखेंगे। सपोज इस टाइप का हम ग्राफ आपको बुक में बना रखा है, इस टाइप का ग्राफ है, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये वाली चीज एफ ए है, ये ए है, ये बी है, ये वाला पार्ट एफ बी है, एफ ए और एफ बी यहीं पे, क्योंकि एफ ए और एफ बी इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एफ ए और एफ बी इक्वल है, क्योंकि रोल्स
एफ डैश सी 0 मिलेगा, ये रोल्स थ्योरम कहती है। तो इसका मीनिंग क्या है, हमें एक ऐसी लाइन मिलेगी जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, जिसका स्लोप 0 होगा। देखिए ये वाली लाइन मिल जाएगी, इसके पैरेलल है, इस पॉइंट से पास होती हुई, और ये वाली लाइन मिल सकती है इसके पैरेलल है। तो हमें एक सी पॉइंट मिलेगा जहाँ पे एफ डैश सी क्या मिलेगा 0, इस पॉइंट में मिलेगा एफ डैश सी 0। तो ग्राफिकल ये है कि हमें लाइन मिल जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एटलीस्ट 1 तो मिलेगी, 2 भी मिल सकती है, तब तक ग्राफ और ज्यादा बड़ा हो तो और ज्यादा भी मिल सकती है। नेक्स्ट अनदर फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम, लेट f be a function defined in the interval a से a plus h में डिफाइंड। तो रोल्स थ्योरम की तीन कंडीशन क्या है, f is continuous in the interval a to a plus h, second f is derivable in open interval a से a plus h, थर्ड कंडीशन बस वहां a भी था, यहाँ पे a plus h है, f of a plus h is equal to f of a, then there exists at least one theta, at least theta you can write direct, which lies from 0 to 1, such that f dash a plus theta h is equal to 0, such that हमारे पास f dash a plus theta h क्या बन जाए 0 मिल जाए। विद अनदर फॉर्म है, इसकी अनदर डेफिनेशन है। अब हम चेक कैसे करेंगे, हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, हाउ टू चेक कंटिन्यूटी। वैसे कंटिन्यूटी हमने इस चैप्टर में सीखा है कैसे चेक करते हैं क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ है। पहली बात, जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फंक्शन should not be infinite, or we can write should be finite। फंक्शन जो है हमारे पास फाइनाइट होना चाहिए। तो वो कोई फंक्शन है x square minus 2x minus 1, तो ये 1 पे जो इसका ग्राफ है ना वो 0 बन रहा है, 1 by 0 दैट इज इंफिनिटी बन रही है। तो इस टाइप का फंक्शन नहीं होना चाहिए, या तो 1 को एक्सक्लूड करके आपको बताना चाहिए फंक्शन के बारे में, या फिर फाइनाइट वैल्यू दे दीजिए। फंक्शन शुड बी फाइनाइट। नेक्स्ट, फंक्शन शुड बी रियल, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर रूट ऑफ x minus 1, अब x minus 1 should be greater than 0, x should be greater than 1। अब 1 से छोटी वाली वैल्यूज पे ये फंक्शन है, ये इमेजिनरी बन रहा है, तो इस फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते छोटी वाली वैल्यूज पे, तो यहाँ पे कंटीन्यूअस नहीं माना जाएगा। थर्ड है यहाँ पे फंक्शन शुड नॉट ब्रेक, जो फंक्शन है उसका ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं डेरिवेबिलिटी, अगर हम चेक करना डेरिवेबल है नहीं, तो डेरिवेबिलिटी के लिए फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है तो वो डेरिवेबल भी होगा। अगर फंक्शन, आप ये नोट कर सकते हो पॉइंट्स, हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंटीन्यूअस है नहीं, मैं आपको कुछ फंक्शंस बताऊंगी जो हमेशा कंटीन्यूअस होते हैं और हमेशा डेरिवेबल होते हैं। आप इनको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको फंक्शन दे रखा है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब x minus 1 raised to power 5 by 2 ऐसा कुछ हो, पॉलिनोमियल दे रखा है मतलब सिंपल पावर, सो x क्यूब y क्यूब, लोगैरिथम हो मतलब लॉग वाला हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, पॉलिनोमियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये सारी अगर चीजें हैं तो फंक्शन ऑलवेज आपको मिलेगा कंटीन्यूअस, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन का ग्राफ ब्रेक करें, सपोज ऐसे है 2x 1 minus x greater than 1, x से गुना बोलोगे तो फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है, लेकिन ग्राफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर फंक्शन एल्जेब्रिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा पॉलिनोमियल, लोगैरिथम या ट्रिग्नोमेट्री, ये चीजें तो डेरिवेबल मिलेगा। क्या मिलेगा? फंक्शन डेरिवेबल। एल्जेब्रिक में चेक करना पड़ेगा कि डेरिवेबल है या नहीं। तो जब भी क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे लिखोगे एज द फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो इट इज कंटीन्यूअस, एज द फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो इट इज डेरिवेबल। तो दो कंडीशन तो अपने हिसाब से रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो चुकी है। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोल्स थ्योरम। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर द गिवन फंक्शंस। दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। देखिए फंक्शन दे रखा है पॉलिनोमियल, सो यू विल राइट हियर f of x being
polynomial function, so it is continuous. So ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. You write here in the interval 2 to 3. Now f of x being polynomial is derivable in interval 2, open interval 2 to 3. अब हम चेक करते हैं f of 3 के वैल्यू क्या आ गया इसकी. 3 square minus 5 into 3 plus 6, that is 9 plus 6 minus 15, that is 0. नेक्स्ट हम चेक करेंगे वैल्यू f of 2 पे, that is 2 square minus 10 plus 6, that is again 0. Now f of 3 is equal to f of 2. Thus all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. Thus there exists at least one C in the interval 2 to 3 such that f dash C is equal to your 0. ठीक है, अब फंक्शन दे रखे मैं इसका डेरिवेटिव करते हैं, f dash x फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 2x minus 5. अब f dash c फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 2c minus 5. दिस शुड बी इक्वल टू 0. तो c की वैल्यू आ चुकी है 5/2, दैट इज 2.5. और 2.5 जैसे इंटरवल में लाई कर रहा है. Thus Rolle's theorem is verified. Thus Rolle's, क्योंकि हमें c मिल चुका है ना, तो Rolle's theorem क्या होगी, वेरीफाइड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. फंक्शन इधर रखा है 0 to 4 के बीच फाइंड आउट करना है. सेम फंक्शन इज पॉलिनोमियल, सो इट इज कंटीन्यूअस. फंक्शन पॉलिनोमियल तो कंटीन्यूअस है, बस इंटरवल यहां चेंज हो जाएगा फ्रॉम 0 to 4. फंक्शन पॉलिनोमियल है तो डेरिवेबल भी है, इंटरवल क्या हो जाएगा 0 से 4. अब हम चेक करेंगे इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज पे, f of 4 और f of 0 पे. f of 4 पे देखते हैं 0 वैल्यू आएगी, f of 0 पे अभी आ रही है 0. तो यहाँ पे क्या आ चुका है, f of 4 f of 0 के इक्वल आ चुका है. फिर आप ये लाइन दोबारा लिखोगे, thus all the condition of Rolle's theorem are satisfied, so we will get at least one c which will lie in the interval 0 to 4 such that f dash c is 0. तो अब हम f dash x फाइंड आउट करते हैं, f dash x, that is x as it is, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 into x minus 4 plus x minus 4 का होल स्क्वायर. अब f c x की जगह रख लिखेंगे हम c, 2c into c minus 4 plus c minus 4 होल स्क्वायर. तो c minus 4 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2c plus 1, ये आ जाएगा 2c plus c minus 4, आ जाएगा c minus 4 3c minus 4. और यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, c is equal to 4 and c is equal to 4/3. 4/3 means 1 point something. अब c is equal to 4 हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें चाहिए जो वैल्यूज के बीच में आ गए, so we will take c is equal to 4/3. so c की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से 4/3. then you will write down the Rolle's theorem is verified. तो सेम क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करनी है. Let us see example number 2. Verify Rolle's theorem if fx is x minus a raised to power m into x minus b raised to power n, where m and n positive integer, हमें इंटरवल दे रखे हैं a से लेके b तक. Now you write here f of x being polynomial is continuous in closed interval a से b and derivable in open interval a to b. Now we will talk about f of b. जब b पुट करें तो b minus b 0, f of a 0. Thus all the conditions of Rolle's theorem are satisfied,
So we will get a C such that f dash C is equal to 0 and C will lie in the interval a to d जो हमें दे रखे। अब हम बात करते हैं f dash x की। f dash x क्या आएगा, x minus a raised to power m as it is, x minus b का जब हम डेरिवेटिव करेंगे n, x minus b raised to power n minus 1 plus x minus b raised to power n m x minus a raised to power m minus 1। दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल देती हूँ, x minus a raised to power m minus 1 and x minus b raised to power n minus 1 कॉमन निकाल देते हैं। क्या आ जाएगा, n into x minus a plus m into x minus b। जब देखें m minus 1 कॉमन निकाला तो यहाँ से एक पावर यहाँ आ जाएगी, मतलब एक टर्म यहाँ आ जाएगी, m minus 1 निकल जाएगी। सिमिलरली यहाँ से भी एक टर्म लेते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू, पहले इसका c से रिप्लेस करते हैं, c minus a raised to power m minus 1 c minus b raised to power n minus 1 nc minus na plus mc minus mb should be equal to 0। so यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी a, c की वैल्यू आ जाएगी b, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ma mb plus na डिवाइड बाय m plus n। अब a और b को हो सकता है क्योंकि ये आउटर वैल्यूज है, तो मतलब ये जो वैल्यू है इनकी बीच की है। कैसे देखिए, कोई भी लाइन है ए बी, अगर वो m रेशियो n उसको डिवाइड कर रहा है कोई भी पॉइंट, तो क्या होता है mb na डिवाइडेड बाय m प्लस n। कोई सी पॉइंट अगर डिवाइड करते तो इसका मतलब c जो है वो दोनों के बीच में लाएगा एक पॉइंट। अगर हम बीच में फाइंड आउट करना तो ये तो फॉर्मूला होता है m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो है हमारे पास इसके बीच में लाई कर रहा है, तो दिस लाइन बिटवीन a एंड b। तो ये वाली वैल्यू लेंगे हम c की, इसको आप मार्क कर सकते हैं। Thus Rolle's theorem is verified। अगर आपने सारी चीज लिखी तो तभी आपके मार्क्स मिलेंगे। Is verified। Now let us discuss example number 3rd। Next we have example number 3rd, इसमें हमें वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम और हमें फंक्शन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। So f of x being trigonometry is continuous in closed interval 0 से pi by 2। f of x being polynomial is also derivable, so being trigonometry is derivable in the open interval 0 से pi by 2। अब हम बात करते हैं f of pi by 2 की, that is sin 2 pi by 2 मतलब sin pi, that is 0। बात करें f of 0 की, that is sin 0, that is also 0। तो f of pi by 2 भी हमारे पास किसके इक्वल आ चुका है, f of 0। thus all the three condition conditions of Rolle's, दोनों में सेम है लिखी जाएगी तो दोनों को कंबाइन करके लिख रही Rolle's theorem are satisfied, so there exists C, so there exists at least one C such that f dash C is equal to 0। अब हम यहाँ पे f dash x फाइंड आउट करते हैं। f dash x आ जाएगा यहाँ पे 2 cos 2x। क्या आ जाएगा, f dash C की बात करें 2 cos 2c। now 2 cos 2c should be equal to 0। so cos हमारे पास कौन से एंगल पे 0 होता है, cos हमारे पास 0 होता है 0 पे, सॉरी pi by 2 पे, 3 pi by 2 पे, up to so on। ठीक है, 3 pi by 2 हम लेंगे क्योंकि हमें लेना इंटरवल 0 से pi by, तो हम लेंगे सिर्फ pi by 2। तो ये हमारे पास एंगल आ चुका है 2c, ये होना चाहिए। पहले c की वैल्यू आ जाएगी pi by 4, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो cos 2c should be equal to 0 और cos 2c 0 किसको लिख सकते हैं हम, cos pi by 2। cos से cos कैंसिल ऐसे नहीं, मतलब माइंड में 2c को pi by 2 पुट करो, c आ जाएगा pi by 4। ऐसे कैंसिल होता है इस फंक्शन, याद रखना 2c आ जाएगा pi by 2 तो c आ गया pi by 4, जो हमारा बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में 0 से pi by 2। thus Rolle's theorem
पॉलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो पॉलिनोमियल भी कंटीन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल भी कंटीन्यूअस होता है, तो उनका प्रोडक्ट भी कंटीन्यूअस रहेगा. सो एफ ऑफ एक्स इज प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल and exponential function, so it is continuous in the interval 1 to 3. Similarly, f of x is derivable also in the closed interval होएगा और यहाँ पे आएगा ओपन इंटरवल. f of 3 की बात करते तो भी 0 मिलेगा, f of 1 की बात करें तो भी 0 मिलेगा. Thus all three condition of Rolle's theorem are verified. ये लाइन दोबारा लिखोगे आप तो हमें c मिलेगा. अब बात करते हैं f dash x की. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव. अब x की जगह हम पुट करेंगे c, दैट इज e की पावर 2c कॉमन निकाल देते हैं. ये आ जाएगा मेरे पास 2c² माइनस 8c प्लस 6. यहाँ से आ जाएगा 2c माइनस 4. 2 कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा 2 की पावर 2c, c² माइनस 4c प्लस 3 प्लस c माइनस 2. तो आ जाएगा c² माइनस 3c प्लस 1. लेट मी चेक ये आ रहा है, ये आ रहा. चलिए ये टर्म आ गया. अब यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. अब यहाँ से देखें e की पावर 2c शुड बी इक्वल टू 0. तो e की पावर 0 कब आता है, तो यहाँ से कोई c की वैल्यू मिलेगी नहीं. यहाँ से c की वैल्यू हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. b as it is b² minus 4 divided by 2, that is 3 plus minus 5 by 2. अब देखिए रूट 5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो 3 plus 2 पॉइंट समथिंग मींस 5 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2, तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. भाई देखिए 3 minus 2 आ जाएगा मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग. तो मेरे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू लेंगे हम 3 plus रूट 5 by 2. ये इस इंटरवल के बीच में लाई करिए, आप चेक कर सकते हो कैलकुलेट करके ये चीज इसके बीच में लाई करिए. thus Rolle's theorem is verified. इसे हम लाइन दोबारा लिखेंगे. The remaining portion of Rolle's theorem we will discuss in the next video. Till then, thank you.